आज मामला पेचीदा है। सारे मामले पेचीदे ही होते हैं। कौन सा मामला ऐसा होता है जो सुपरफिशियल होता है? किसी भी मामले की तह में जाते फिर पता चलता है कि अच्छा मामला तो बहुत सीरियस था। आज तो दिल का मामला है। तो शुरू करूं मैं? हाँ, पूछो। ठीक है। तो पहला सवाल, हम्म, एक मिड 20s में कोई लड़की है हम्म, और वो लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती है। हम्म। उसको उस लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए क्वालिटीज उसमें, जिससे वो डिसाइड करे कि हाँ, दिस इज द वन। पहले तो उसको ढूंढने ही क्यों है खुद? ये कौन सी दरबदरी है? नहीं, दरबदरी थोड़ी है ये। क्यों दरबदरी क्यों नहीं लगती है? पहले तो लगती थी। हमसे जो पिछली जनरेशन के थे उनको नहीं सुनते। अब नहीं लगती है ये। क्यों ऐसा क्यों है? अब मत अरेंज मैरिजेस भी हो ही रही हैं जल्दी। अच्छा, इस वजह से लोग ये कर रहे हैं कि अरेंज मैरिजेस नहीं हो रही है, शायद। या उल्टा है क्योंकि ये हो रहा है इसलिए अरेंज मैरिज नहीं हो रही है? आई थिंक अरेंज मैरिजेस भी नहीं हो रही हैं जल्दी, हम्म। अभी जो है सिचुएशन। हाँ हाँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि वजह वो है, इस वजह से लोग अब खुद कर रहे हैं क्योंकि अरेंज मैरिज नहीं हो दो रही। तीन लोगों से मैंने बात की, मतलब दे आर इन 27-28 एज ग्रुप। So you're telling me people are searching their life partners because it is difficult to find arranged marriage. यस। ये एक आप ख्याली दुनिया में रह रहे हो। इसका ऑपोजिट है, अरेंज मैरिजेस इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि लोग खुद से ही अब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है, बट जिन लोगों से मैंने बात की, मेरी है कुछ जान पहचान में, मिड 20s में कुछ लड़कियां हैं, हम्म। तो इवन देयर पेरेंट्स आर हाँ, अब तो फाइन। माशरे में लगभग सबका ही मामला ऐसा ही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर नॉट एंगेज समवेयर। तो इस वजह से तो और उनका आर्ग्यूमेंट भी है कि बहुत तामझाम करना पड़ रहा है अरेंज मैरिजेस की वजह से। आई मीन कि पहले मंजिमी और को ढूंढना है, पच्चीस सौ अनान रिश्ते, पच्चीस तथ लगान बे टाइम इसी। ये तो इस टोन में किसी और चीज को भी बोलेंगे वो लगेगा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले लड़के को देखना है, फिर बातें करनी है, फिर उसके साथ कंपैटिबिलिटी देखनी है, डेट पे जाना है, चैट करना है, फोटोज एक्सचेंज करनी है, डेट्स पे जाना है, रेस्टोरेंट्स पे जाना है। इतना काम है। ये मेरे ओपिनियंस नहीं है। मैं बस बातें रखने आई हूँ, मैं लोगों के सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अरे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उन्हीं के सवाल, मैं भी तो कॉन्वर्स ही कर रहा हूँ। तो पहला सवाल यही है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज दैट शुड अट्रैक्ट मी। देखो, दो दो चीज़ें हैं। पहले तो इट इज़ नॉट समथिंग वी शुड फील प्राउड ऑफ कि हमारी सोसाइटी में ये एक मामला है कि आप सब ने खुद ही रिश्ता देखना है, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग होम फर्स्ट। इसका अ, इसकी प्रोलिफरेशन इन आवर सोसाइटी इज सो मच कि कोई घर इससे अब बचा नहीं है लगभग। तो इस वजह से मतलब इट इज़ समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। तो दोनों चीज़ों को अपनी जगह रखकर तब बात होगी। पहले इट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड अबाउट एंड वी शुड काइंड ऑफ नॉर्मलाइज द वे जो हमारे होते हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स एट्सेट्रा, जो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं। इवन दो वी माइट आवर सेल्व्स बी पार्टिसिपेंट्स इन इट। कहने का मतलब कि ये मेरे साथ हुआ या मैं भी इसमें था, लेकिन उसके बावजूद उसको समझना कि इट इज़ नॉट समथिंग विच आई शुड काइंड ऑफ वांट टू गेट प्रोलिफरेटेड फर्दर। आई रिमेंबर एक इंसिडेंट, शेख हमजा यूसुफ इसको बयान करते हैं। एक ऑक्सफोर्ड में हुआ था, एक तारिक रमदान के साथ उनका डिस्कशन था और लोग वहाँ सुन रहे थे। एंड आउट ऑफ मेनी थिंग्स लेडी स्टूड अप एंड आस्क्ड क्वेश्चन, क्या आपने बड़ी बड़ी बातें की एटसेट्रा एंड अमेजिंग थिंग्स वेर सेड एंड गुड एंड ऑल सीम्स लाइक कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एटसेट्रा, बट
जो भी आपने सजेशंस दी, जब मैं खुद को अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये बाहर मैं कर ही नहीं पाऊँगी। जैसे मैं अपने बच्चे को कैसे रोक पाऊँगी वो उस बिलबोर्ड को ना देखे जिस पे देयर इज़ समथिंग व्हिच अ मुस्लिम शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन। या जब मैं उसको लंदन में पढ़ाती हूँ, बढ़ाती हूँ, वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे केस में? आई वुड नॉट बी एबल टू डू मच। तो शेख हमजा यूसुफ narrates a story there in which there is this girl जो एयर होस्टेस है और उसके नेम प्लेट पे आयशा लिखा है, तो दे रियलाइज कि शी इज़ अ मुस्लिम एंड देन दे आस्क हर मेनी थिंग्स एंड आउट ऑफ विच इन द एंड दे आस्क हर कि लिकर कैसे सर्व करती हो, एंड देन शी सेज, एंड हमजा यूसुफ रो पड़ते हैं इस बात पे कि मैं लेफ्ट हैंड से सर्व करती हूँ। सो दैट्स व्हाट अ मुस्लिम शुड बी लाइक एट लीस्ट, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ज़माना ऐसा होगा कि ये इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, इससे तुम कितना भी बचोगे लेकिन इसकी जो धूल है वो तुम्हें तब भी छुएगी। लेकिन ह्यूमन बीइंग, एक मुस्लिम का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, व्हेनेवर ही सीज समथिंग रॉन्ग ही स्टॉप्स इट विद हिज हैंड, व्हेन ही इज नॉट एबल टू डू सो ही ट्राइज टू स्टॉप इट बाय सेइंग something about it. And the final and the lowest level of iman would be at least thinking inside one's heart कि ये सही नहीं है. And we live in an era जहाँ पे the inevitabilities of our culture has placed us such कि हमें अब देखना पड़ता है खुद से भी रिश्ता, और लेकिन इसको सही समझना कि ये हमारा कल्चर इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मैं वो पहले तो नहीं करना चाहता. सो बाय आंसरिंग द क्वेश्चन आई एम नॉट कंडोनिंग इट एट ऑल कि यही करना चाहिए, यही अच्छा तरीका है. Even though I might myself have done it, my cousins might have done it, my children might do it, but to realize कि it is something which is inevitable and we are falling uh, prey to it. But even then one must realize कि it's not something we should condone, कि ऐसे दुआ करे कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही करें. नहीं, ये नहीं है. Now what should I look for in a person? The answer would be same both cases में. If you're looking for someone, yourself, and if you're looking, your parents are looking for you, and that is the better way parents आपके लिए रिश्ता देखे. सबसे फर्स्ट एंड फंडामेंटल रूल है वही, marry among your likes. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said this. And likes में बड़े सारे रूल्स हैं. लाइक्स में आता है जैसे दीन, आपकी दीन की जो समझ है वही उसकी भी हो, ये बहुत ज़रूरी है. मोर फॉर द ट्रेडिशनलिस्ट्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग होम एंड व्हाट आर यू सेंडिंग योर डॉटर इनटू. जहाँ पे सोच आपकी जैसी होगी वो कंपैटिबिलिटी बेहतर है. इसको कफ़ावत का रूल कहते हैं इस्लाम में. तो बड़े सारे लोगों के बीच क्या होता है कि वो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं 4 दिन के तामझाम से, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही थिंग्स, जो रियलिटी है ज़िंदगी, वो सामने आ जाती है. फिर ये मुश्किलात हो जाते हैं. मान लीजिए एक बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसका अपना रहन सहन होगा, और एक दूर देहात में कोई लड़की है, हो सकता है ये नेचर और कैरेक्टर में दोनों एक दूस बहुत अच्छे हों, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ उसको सुबह उठकर नदी पे जाना पड़ता है एक मटका लेकर पानी लाने के लिए. यहाँ पे वॉशरूम में नल लगा है, किचन में अलग नल लगा है, यहाँ अलग मामलात हैं, तो रहन सहन अलग है. तो जब ऐसे रिश्ते होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इससे रिश्तों में फिर इश्यूज पैदा होते हैं. तो वन शुड, नाउ हाउ वुड वन नो विदाउट इंटरेक्टिंग विद समवन, विदाउट नोइंग देम इन डिटेल, कि वो और हमारे बीच के जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर होंगे कि नहीं. अच्छा, वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है. वैल्यूज़ एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया ही कि मैरी अमंग योर लाइक्स. मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो भी जब हमसे बात करती है रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, तो वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे वो स्टडी करते हैं डिवोर्सेस को, सक्सेसफुल रिलेशंस को, वन ऑफ द थिंग्स दे अंडरस्टैंड इज फंडामेंटल वैल्यूज सिमिलर होते हैं उन रिश्तों के जो रिश्ते चल पाते हैं, और जो डिवोर्स होते हैं उनका फंडामेंटल वैल्यूज पे डिफरेंस होता है. अब हम कैसे जानेंगे किसी के वैल्यूज कैसे हैं? कल्चर ये काम कर देता है आराम से. जैसे मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ, आप एक मार्क्सिस्ट हैं, तो पता चल गया हमारे फंडामेंटल वैल्यू सेम है. मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, आप भी फेमिनिस्ट हैं, वैल्यू सेम है. मैं एक बरेलवी मुस्लिम हूँ, आप बरेलवी मुस्लिम हैं, वैल्यू सेम है.
तो ये सारी आइडेंटिटीज जो है ना, कि मैं बर्न हॉल से पढ़ा हूँ, वो भी बर्न हॉल से पढ़ी है, आई डोंट नो वो कोएड स्कूल है कि नहीं, बट इन एनी केस वट एवर द ट्रुथ इज, सिमिलैरिटी इन्हीं चीज़ों से पता चलती है। वो श्रीनगर में रहती है, ये रहता है कहीं क्रीरी में। ये इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और भी वेरिएबल्स होते हैं फिर, पढ़ाई लिखाई, उम्र, घर कैसा है, घर के तौर तरीके कैसे हैं, घरों के तौर तरीके होते हैं अपने हर घर के। सो दीज आर द मैटर्स। सो आई वुड से कि if I had to look for someone, these would have been the basic criteria. The basic criteria, the सबसे fundamental criteria for me would have been कि the person उनका मजहबी रुझान क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है आफ्टर मैरिज। और मोर सो क्योंकि अब सब हर एक को अपना मज़हब खुद बनाना है, हर एक पैगंबर बन ही गया है, नबूवत के दर्जे पे पहुंच गया, उसको खुद ही अब देखना है मेरा मज़हब क्या है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर मी पर्सनली। मज़हबी रुझान, मैं मज़हब की प्रैक्टिस नहीं कह रहा हूँ, रुझान क्या है उसका, वो दीन को कितने सीरियसली समझते हैं, लेते हैं, और किस रंग से, किस जाविये से देखते, टेस्ट ऑफ लाइफ क्या है उनका। These would be the most fundamental characters I would look for. Others might add to it, जैसे for example financial status. Financial status is a very important thing among the rules of, once again, कफावत के एक जैसे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, आप ही के जैसे हों, प्लस माइनस, क्योंकि फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी बहुत इश्यूज अदरवाइज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दिस कैन नॉट ट्रम्प द अर्लियर वन आई सेड, ये उसके नीचे ही आएगा कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चोर है, उचक्का है, लेकिन दौलत बहुत है, नहीं, वो ज़्यादा फंडामेंटल वैल्यू है। वैसे ही बेहतर है कि हद से गरीब हो लेकिन कैरेक्टर में बेहतर हो, बेहतर है उससे शादी करना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सर्टेन थिंग्स में गो, जैसे सेहत है, ये अच्छी चीज़ है कि गुड हेल्थ वाले से शादी की, लेकिन सेहत कल को जा सकती है। दौलत है, कल को नहीं हो सकती है, आज है कल हो सकती है, लेकिन ये जो ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं, कैरेक्टर है, दिस इज समथिंग विच सस्टेन्स एंड प्रिजर्व्स ओवर टाइम। सो इट कैन नॉट ट्रम्प दैट। आई एम सेइंग वंस दैट स्टेज इज क्लियर्ड देन दिस ऑल्सो मैटर्स। पढ़ाई लिखाई मैटर्स। आपने पीएचडी कर रखी है और वो अनपढ़ है, तो ये चीज़ फिर बाद में इफेक्ट लाते हैं डायनामिक्स में रिलेशंस के। अब ये नहीं मैं कह रहा बिल्कुल आपने भी जिसमें मास्टर्स किया उसने भी किया हो, आपने भी जिसमें ना, बट एटलीस्ट नियर अराउंड कुछ होना चाहिए। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो सिमिलर बनाए रिश्ते को, वैसे रिश्ते करने चाहिए। वन शुड नॉट गो आउट ऑफ द वे टू फाइंड अ डिफरेंट रिश्ता, लेकिन डिफरेंट रिश्ते भी होते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज द फंडामेंटल वैल्यूज आर करेक्ट एंड एट मैचिंग। हम्म, अब सबको पता चल गई सीक्रेट। ओके, तो अम, एक फॉलो अप क्वेश्चन है इस पे, लव मैरिजेस क्यों फेल कर रही हैं? मुझे नहीं लगता लव मैरिज आर फेलिंग मोर देन एनी, मतलब अरेंज्ड मैरिजेस। आई थिंक सिमिलर ही है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है हमारे सामने जो ये बताएगी कि दोनों ये फेल हो रही है, वो नहीं फेल हो रही है। अलबत्ता देखो, मैरिजेस ओवरऑल सक्सेसफुल है कश्मीर में। ये जो लोगों के बीच ये हवा चल रही है कि मैरिजेस आर फेलिंग, द प्राइम रीजन फॉर दैट इज व्हाट वुड बिकम ए न्यूज़। न्यूज़ बनेगी आज लोग जिंदा है या आज किसी का मर्डर हुआ। न्यूज़ बनेगी आज किसी का मर्डर हुआ। आज न्यूज़ ये बनेगी कोई इंसान पिछले 30 साल से खाना खा रहा है, या ये न्यूज़ बनेगी 30 साल से खाना नहीं खाया। न्यूज़ बनती है जो एनोमली होती है, इट्स ए न्यू लिस्ट ऑफ न्यूज़ इज न्यूज़। तो कुछ नया जब होगा, तो डिवोर्स की न्यूज़ फैलना खुद में बताता है कि इट्स नॉट समथिंग जो इतना मेन स्ट्रीम है। आप अपने रिश्तेदारों को आसपास देखिए, हाउ मेनी डिवोर्सेस डू यू सी? देयर वुड बी अ फ्यू, यस आई गेट दैट, वो पहले भी थे, आज भी थे, मे बी द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज एंड देन सोशल मीडिया ब्रिंग्स इट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ अस। ये इससे पहले इतना ज़्यादा सबके सामने नहीं होता था। अब दूसरी बात कि व्हाई वुड ए मैरिज फेल एट ऑल?
क्योंकि यही रीज़न है। ये जो ये फंडामेंटल वैल्यूज़ का डिफरेंस है, क्योंकि अब कोहेरेंट वैल्यू सिस्टम तो रहा नहीं। अब आप भी बोलेंगे बट आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं मुसलमान हूँ बट आई बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी। मैं मैं तो मानता हूँ मज़हब को, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर इमाम की तकलीद नहीं करता। हर किसी को अपना ना एक फ्लेवर है। अब आई फॉलो हनफी फिक, बट मैं मसा करता हूँ फैरू पे। सबको अब अपना अपना दीन ढूंढना है, तो इसकी वजह से द डाइवर्सिटी हैज इंक्रीज सो मच कि फंडामेंटल वैल्यूज में बहुत डिफरेंसेस है लोगों के, एंड दे कम फोर फ्रंट पे जब आप शादी करते हैं। अभी लव मैरिज के मामले में ज्यादा सामने क्यों आता है? क्योंकि ये तो कल तक ठीक थे, ये तो कल तक बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये बॉलीवुड वाला स्टेज चल रहा था। इसमें डेट था, इसमें जाना था सोनमर्ग घूमने के लिए। आज अब बर्तन धोने हैं, उसमें बर्तन मम्मा धो रही थी घर पे। ये जो ये समझ नहीं आता ना इनको कि मैरिज का जब ये स्विच ऑन हो गया, अब ये दूसरा रिलेशन है, अब ये वो नहीं है। अब यहाँ पे बर्तन धोने हैं, अब यहाँ पे एक दूसरे का फिल्थ भी बर्दाश्त करना है। यू आर एट योर बेस्ट फॉर 2 आवर्स व्हेन यू आर टुगेदर। जू वंदे से बात शुरू होती है, बला लगे पे ख़त्म होती है। यहाँ पे रोटी लगी कि नहीं से बात शुरू होती है, मुझे ऑफिस लेट हो गया पे ख़त्म होती है। तो अब ऑल ऑफ ए सडन दीज पीपल, जिनको पूरे करिकुलम ने, माशरे ने, माँ बाप ने छुई मुई बनाया होता है, ये इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाती कि कैसे मुझसे किसी ने कहा कि रोटी दोगे कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है। ऑल ऑफ ए सडन दिस बिकम्स अ बिग थिंग। और ये इसने बोला अच्छा मतलब ये ऐसा भी है, कल तक तो ये मतलब जान छिड़कता था या छिड़कती थी, तो आज ये कैसे हो गया? डिफरेंसेस स्टार्ट क्रीपिंग इन, एक दूसरे का जो वो फसाड था इट कम्स ऑफ, द रियल पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। सो व्हेन देयर इज नो रियल एंकर जो आपको एक दूसरे के साथ रोके रखे, शादी टूट जाती है। एंड मोर सो इन अ कल्चर जहाँ पे शादी टूटने को अब कोई बड़ा इशू माना ही नहीं जाता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये भी दिमाग में डाला होता है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जब कुछ नहीं है तो फिर एक चॉइस सी बन जाती है वेदर आई हैव टू कीप इट और नॉट। फिर जब वो अपने दोस्त से सजेशन मांगता है या मांगती है, वो क्या बोलती है, सनुस बला करो डिवोर्स, देखेंगे फिर आगे। माँ बाप भी इसमें बड़ा एंटरटेन करते हैं उनको कि नहीं हमारी बेटी या हमारे बेटे को क्यों किसी ने ऐसे बोल दिया। तो इस वजह से दे फेल whenever they fail. Sometimes there might be other reasons as well, but the fundamental reasons are these that वो ना वो हनीमून स्टेज खत्म हो जाता है, इंसान की हकीकत जिम्मेवारियां सामने आ जाती है, और जिम्मेवारी इन्होंने सीखी नहीं होती है उठानी कभी। सो मैरिजेस तो फेल। क्या करना चाहिए? पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इसमें कि वो अपने बच्चे को हेल्प करे इस ट्रांजिशन फेज में कोप अप करने के लिए, क्योंकि ये एक हनीमून पीरियड से एक प्रॉपर बर्तन धोने वाला पीरियड आ गया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उस इंसान के हिसाब से, एक ट्रांजिशन पीरियड है। आप आप ऐसे कह रहे हो कि मतलब पूरा मैंने बेड़ा गर्क कर रखा है 20 साल 25 साल, और ऑल ऑफ ए सडन कोई स्विच में ऐसा दबा दूं कि सारे मसले हल हो जाए। ये ऐसे नहीं होते। पेरेंट्स शुड प्रिपेयर। a father in particular, in my opinion, has failed if he has not prepared his son or daughter for his death. ये फंडामेंटल है। माँ बाप में से बाप के कंधे पे इतनी जिम्मेवारी होती है एक घर की, हमारे जो रिवाज है, हमारे जो कस्टम्स है उनमें, कि उसने एक पूरा पहाड़ अपने कंधे पे खड़ा रखा होता है। इस पहाड़ का बोझ इन बच्चों पे कभी आया ही नहीं होता है, तो उनको लगता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब वो फादर नहीं रहता है ना, और अगले महीने आता है बिल बिजली का, ये पे करना होता है। और फिर आता है कुछ टाइम के बाद पानी का बिल, ये पे करना होता है। फिर विंटर में पाइप फटती है, उसमें कवर लगाना पड़ता है। ये पता है कितने काम होते हैं जो हो रहे होते हैं खुद से ही जब आप घर में होते हैं। फादर्स प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं बच्चों को फॉर ए लाइफ। देखो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर ए कल्चरल लाइफ। एजुकेशन इज ट्रेनिंग इन कल्चर। क्या करना होता है? एजुकेशन का मकसद है इस बच्चे को माशरियाती ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये करता ही नहीं है। माँ बाप ने करना छोड़ दिया है, दरसगाहों में ये करेंगे नहीं, तो बच्चा तैयार कैसे होगा? और फिर आप मुझे बोलोगे आखिर में इस ट्रांजिशन फेज में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, तमाशा देखकर दुआ मांगनी चाहिए कि बम ना फटे। बम अब है, वो टिक टिक कर रहा है, बस उम्मीद करो कि ये ना फटे। जिस दिन फटेगा उस दिन देखेंगे, नहीं फटा तो अच्छी बात है।
बट इसका कोई अब सॉल्यूशन नहीं है। फॉर दोज पेरेंट्स जिनके चिल्ड्रन आर राइट नाउ, वो अभी छोटे हैं, उनकी तरबियत कैसे करनी है? उनकी तरबियत शादी के लिए नहीं करनी है, उनकी तरबियत ओवरऑल कैसी करनी है? प्रिपेयर दम फॉर ए लाइफ। उनको जिंदगी के लिए तैयार, उनको ये छुई मुई मत बना बला लगे हर बात पे। गिर गया, थोड़ा गिर गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेट हिम और हर स्टैंड। छोटा जख्म लगता है, माँ बाप हो गए होते हैं ये, क्यों उनसे काम करा, उनसे घर के काम लो छोटे छोटे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप बोलना है कि तुम ये मेसन का काम करो या ये बड़े बड़े पत्थर उठा के लाओ, लेकिन उसको कम से कम इतनी आदत उसके अंदर डलवाओ कि वो अपना बर्तन उठाएगा और खुद धोए। वो उसको कम से कम इतनी आदत डलवाओ कि जब वो यूनिफॉर्म निकाल के आता है, वो उसके बाद क्या करता है, जब वो स्कूल से आता है यूनिफॉर्म निकालता है, करता है क्या, व्हाट इज इमीडिएटली द एक्शंस ही परफॉर्म्स। आजकल का बच्चा जितना मैं देखता हूँ, क्या करता है, यूनिफॉर्म निकाल के फेंक दी, फिर आएगी माँ लइसे बलाए ऐसे थूक मुझ मैं उठाऊंगी। लइसे बलाए क्या होता है, इसको थकना ही है पूरी उम्र, इसको क्या करना है, जब भी ऑफिस से आएगा बड़े होकर, उस दिन क्या करेगा ये, उस दिन बोलेगा फिर अपनी बीवी को। बीवी ने भी तो यही किया था हमेशा, वो बोलेगी इसको। दोनों के बर्तन ऐसे ही नीचे पड़े होंगे, दोनों के कपड़े ऐसे ही नीचे पड़े होंगे, और ये जो गंदा माहौल रहता है घर का, इसमें अगले बच्चे की क्या परवरिश करेंगे, उसको किस मुंह से बोलेंगे कि यूनिफॉर्म रखो सलीके से, ये बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो अर्ली ग्रेटिफिकेशन है, सारी ख्वाहिशें पूरी कर देना, ये भी एक मसला है। बच्चे ने बोला तो पापा ने लाया, बच्चे ने बोला पापा ने लाया, बच्चे ने बोला पापा ने लाया। इससे क्या एक एक लूप बनता है कि मेरी तो हमेशा ख्वाहिशें हर एक पूरी हुई है। दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू नो। शादी में बहुत नो सुनना पड़ेगा सर। बीवी नो बोलेगी, शौहर नो बोलेगा, यहाँ 1000 बार नो होगा, लेकिन इसको तो आपने नो के लिए तैयार ही नहीं किया है। इसको अगर टीचर ने डांटा था, आप तो टीचर से लड़ने गए थे स्कूल में। इसको स्कूल बस वाले ने डांटा, आप तो स्कूल बस वाले को स्कूल से रेस्टिकेट कराने पे आमादा हुए थे। इसको दुकानदार ने किसी दिन कुछ बोला, आप तो उस पे, इसको जब मामला अटक जाता है कहीं पे, आप तो इसको खुद हल करने ही नहीं देते हो, आप इसका मसला हल कर देते हो। इसका फ़ोन स्क्रीन टूट जाता है, वल बाने ये ठीक कर, इसकी इसको इसका बटन टूट जाता है यूनिफॉर्म का, इसका चेन फट जाता है, या इसका ये जो जेब होता है, वो जेब कट जाती है, उसकी स्टिचिंग निकल जाती है। आप क्या होते हो, आप रेडी होते हो टू गेट दिस थिंग राइट, राइट। अब अचानक से जब इसकी ज़िंदगी में मसले हो जाएंगे, आपको कैसे लगता है ये उसको हैंडल कर पाएगा? क्यों कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, आपने इसको कभी तैयार ही नहीं किया था। तो बचपन से ही बच्चों को ऐसी तरबियत दो कि वो अपने मामला खुद हल कर पाए। डू नॉट उनकी ग्रेटिफिकेशन को डिले करो, जिस हद तक हो सके डिले करो। स्टडी शो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वक्त के साथ इट प्रिपेयर्स पीपल फॉर अ गुड लाइफ एंड इट गिव्स गुड रिजल्ट्स लेटर। हम्म। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हाँ। ओके। तो एक और सवाल ये अ, है कि हाउ टू कीप मैरिज हैपनिंग। क्या मैरिज को हैपनिंग होती है? हैपनिंग की ज़रूरत उन्हीं लोगों के होती है जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। व्हाट इज़ हैपनिंग? हैपनिंग हम किस चीज़ को कहते हैं? कुछ नई नया होता रहे। हम तो पीपल ऑफ सुकून हैं। सुकून का मतलब क्या होता है? एक जगह ठहरे रहना। सुकून, ज़बर ज़ेर सुकून वाला हमने वो किया है इससे पहले भी डिस्कस। एग्जैक्टली। सुकून इज़ एक जगह रहना। डिबेट करते थे ना पुराने ज़माने में, अर्थ साकिन किन मूविंग। तो सुकून होता है एक जगह ठहरे रहना। हमारी लाइफ तो अनहैपनिंग होनी चाहिए। इसको कहते हैं सेक्रेड मोनोटोनी होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। जब ये हैपनिंग की आपको चाहत होती है ना कि नई-नई चीज़ें होती रही, ये दिखाता है कि आपके अंदर करार नहीं है। देखो, करार भी हम कहते हैं एक जगह रहने को। जब आपके अंदर करार नहीं है, जब आप फ्रिवलेस चीज़ें ढूँढते, अच्छा ये क्यों होता है आपके साथ? ये आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बनाया गया होता है ना, जिन चीज़ों को आपने दे आर थिंग्स दैट फेड अवे। आप आईफ़ोन नया लाते हैं, इसमें आप खुशी ढूँढते हैं बचपन में। उसका होता क्या है आईफ़ोन का? उसका नया आईफ़ोन आ जाता है अगले साल। आपका आईफ़ोन अब पुराना हो गया, तो उसकी वो उसका जो वो शो ऑफ था, वो मज़ा था, वो तो ख़त्म हो गया। आप गाड़ी खरीदते हो, वो भी हो जाती है 5 साल पुरानी, नया मॉडल आ जाता है, बाइक का नया मॉडल आ जाता है, कपड़ों के नए आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, जब तक कि नया अब मेरे पास ना हो, तब तक आप अब खुश नहीं रह सकते। अच्छा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा अब, कि मैरिज में भी कुछ हैपनिंग होना चाहिए। अब क्या हैपनिंग होगा? ये यही है बूढ़ा-मोटा, और ये ऐसी ही है।
ये दोनों को अब साथ ऐसे ही चलना है। इसमें अब कोई इस लड़की का आईफोन 16 प्रो मॉडल नहीं आएगा कल नया, और इस लड़के का भी कोई नया 16 प्रो प्लस नहीं आएगा। और ये बॉलीवुड नहीं है कि रोज शाहरुख खान नए लुक में आएगा। अब ये इसी लुक में आएगा, इसकी दाढ़ी बढ़ेगी, इसके टेंट्रम्स बढ़ेंगे, उसकी लड़ाइयाँ बढ़ेगी, इतना ही बढ़ेगा और बस, और कुछ नहीं बढ़ेगा। ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी ये हैपनिंग वगैरह असली में क्या दिखाता है, आपकी तरबियत ठीक से नहीं हुई, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ज़िंदगी में बेहतरी होती है एक जैसी सेक्रेड मोनोटोनी होना। नमाज़ें बदल रही हैं, ये तो वैसी है। हज बदल रहा है, ये भी वैसा ही है। सूरज ने बदला किसी दिन नहीं। अच्छा, ज़रा इस बारी मैं सोचता हूँ कि आज मैं वेस्ट से होऊंगा। जिस दिन वो होगा क़यामत आ जाएगी। मून ने डिसाइड कर लिया, नो आई वुड ओवरटेक द सन। नदियों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम तो अब रिवर्स में बहेंगे। अभी हम हाइट से लोअर की तरफ बह रहे थे, अब लोअर से हाइट की तरफ बहेंगे। नहीं, ज़िंदगी में स्थिरता परसिवरेंस के थ्रू लानी चाहिए। वन शुड स्ट्राइव फॉर ए सीक्रेट मोनोटोनी इन लाइफ। And what is the process? What are the steps to achieve this sacred monotony? ये बड़ा लंबा सवाल है। इसके लिए तो पूरा आई हैव रिटन एक्सटेंसिवली ऑन इट। मेरे ब्लॉग पे आवर कल्चर करके 6 पार्ट का एक ऐसे है, बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे है, जो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि इसको वापस हम रिवाइव कैसे करें वापस। बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, आई डोंट थिंक वी कैन गो देयर कि 2 मिनट में इसका सोल्यूशन बयान करें। Okay, in next episode then. What is mutual respect in the marriage? These are also मॉडर्न लिंगो है ये वेस्टर्न जो कॉग्निटिव कैटेगरीज हैं उनको लाना वहाँ से और यहाँ पे अप्लाई करना। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का वेस्टर्न कंटेक्स्ट में मतलब है यू डू यू एंड आई डू मी। तुम तुम्हारा जियो, मैं मेरा जीता हूँ। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मैरिज इज़ अ कंट्रैक्ट बिटवीन टू ईगोज। हमारे यहाँ मैरिज इज़ अ कंट्रैक्ट बिटवीन टू ईगोज दैट हैव सबमिटेड टू द सेम गॉड। यहाँ पे वी आर आस्किंग दैट, वी आर सेइंग दैट टू सोल्स हैव जॉइंड to accomplish certain tasks together and guard each other's faith and dignity and place in this world so that they reach the hereafter in the best possible form. Then, in our context, honor would be कि husband and wife set their divinely ordained roles in the best possible way. कि वो एक दूसरे की मदद करे उन divinely ordained roles को fulfill करने में। They should not look at these as cages, but as responsibilities that protect the family, that protect the foundation of the society, that protect the children. In such a case, respect is shown when each sees the other not as a rival that is to be outperformed, but they see each other as a partner whose strengths cover the other's weaknesses, whose faults are conceived by others' love, whose honor is the other's honor. That is what is mutual respect for us. It means protecting each other from all the hail and storm and tufan outside. What protects us from all of this? Our garments. जैसा लिबास मैंने पहना होगा वही मुझे ठंड से बचाएगा, वही मुझे गर्मी से बचाएगा। और अल्लाह ताला कहते हैं यू आर गारमेंट्स टू ईच अदर। गारमेंट्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। वी शुड गिव ईच अदर वाइज काउंसल, वी शुड अप्रिशिएट वंस एक दूसरे की जो भी हम हमारी मैरिजेस में रिलेशनशिप्स में वट एवर थिंग वी गेट ईच अदर, वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड वी शुड अलाउ दिस इन दिस स्पेस one another to be reborn and to get recultivated and to we should allow each other to prosper in the marriage. You know, hub is a very interesting word. Hub मोहब्बत के लिए यूज किया जाता है। हुब लेकिन अरबिक में बीज के लिए भी यूज किया जाता है। मैरिज में हुब आएगा कैसे?
जब बीज की तरह आप इसको बोओगे, सींचोगे, धीरे-धीरे बड़ा करोगे, इसको प्रोटेक्ट करोगे, फिर एक दिन ये मज़बूत पेड़ बन जाएगा। फिर उसको नहीं ज़रूरत प्रोटेक्शन की। तो म्यूचुअल respect for me is recognizing each other in front of God, that we are in the same boat and this boat is moving towards God. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो ये सवाल असल में इसलिए पूछा गया था क्योंकि समवन जस्ट टोल्ड मी कि एक मर्द घर आता है दिन भर कमा के और उसकी वाइफ हाउस वाइफ होती है और वो उसे कहता है कि तुमने क्या किया दिन भर, तुम तो बैठी थी, ज़e क्या ऐसे करण से ऐसे बेत, जाओ उठो कमाने निकलो, फिर तुमको पता चलेगी। तो मेरा ये सवाल है कि इस मर्द के ज़हन में थॉट कहाँ से आया? ये इस चीज़ इसमें को गलत क्यों क्या नहीं बोला उसने? कि वो दिन भर बैठी रहती है। हाँ, ये वाला पार्ट इसमें गलत है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन देखो इसमें दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस मर्द ने उसको ये भी बोला बाहर जाके देखो ज़रा दिन भर कमा के। तो हो सकता है ना कि देयर इज़ एक्चुअली व्हाट ही इज़ सीकिंग इज़ एप्रिसिएशन ऑफ हिज़ ओन, कि मैं देखो क्या-क्या कर रहा होता हूँ पूरा दिन एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट। A complaining and a nagging wife is what brings such questions out of a man in most cases. कि तुम देखो मैं बाहर से जंग करके आया और अब मैं घर आया, आई वॉज कमिंग टू ए प्लेस ऑफ सुकून बिकॉज गॉड सेज वी मेड फॉर यू स्पाउसेस सो दैट यू माइट फाइंड ट्रैंक्विलिटी विद ईच अदर। नाउ ट्रैंक्विलिटी इज नॉट टू बी फाउंड, सो द मैन सेज कि तुम देखो बाहर मैं क्या करके आया हूँ, तुम तो दिन भर बैठी थी। नाउ इसका ऑपोजिट भी है। सर्टन मैन दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट म्यूचुअली फुलफिलिंग है। ये ऐसा नहीं है तुम क्या बाहर कमाने कैसे जा सकते थे अगर घर में आग होती। तुम्हारा कमाना भी सब सर्वेंट है कि घर पे कोई बैठा है, बैठा ही अगर है लिटरली, चलो अभी हम 2 मिनट के लिए तो इस बहस में जाएंगे नहीं कि वो भी दिन भर के काम करती है। मैं तो कह रहा हूँ कि लिटरली बैठी है, तब भी तुम्हारा बाहर जाके काम कर पाना मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि घर पे कोई बैठा था। अगर घर पे कोई बैठा ना होता ना, तुम्हें भी ऑफिस छोड़ के आना पड़ता। जो ही न्यूज़ आती घर पे आग लगी और कोई उसको टेंड करने को नहीं है, तो ये घर पे कोई बैठा होना खुद एनफ इत्मीनान है तुम्हारे लिए। जब तुमको ऑफिस से आकर फिर ये सारे मामला देखने पड़ते हैं ना, तुम खुद ही ढूंढोगे अपने लिए कोई पार्टनर। वो पार्टनर अब कोई भी रंग ले सकता है एंड द बेस्ट पार्टनर जो हमारी फितरत के साथ है वो है हमारी वाइफ है, हमारा हस्बैंड, वट एवर द केस इज। Men need to understand a woman's contribution to their life. First as उनकी mother, then sisters and spouses, and then their daughters. इनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन में जब कंपैरिजन करने लाएंगे ना हम कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था या मेरा, ये बेवकूफ़ सवाल है। इट इज़ लाइक द हैंड आर्ग्यूइंग विद द माउथ, यू ओनली ईट, आई डू ऑल ऑफ द वर्क। Let the mouth answer to the hand, okay, I'll stop eating from today. I'll see what work you do. ये ऐसे है। इट इज़ लाइक द स्मॉलर, वो जो छोटा पत्थर होता है वो बड़े पत्थर से आर्ग्यू कर रहा है, या बड़ा पत्थर छोटे से आर्ग्यू कर रहा है, मैं देखो मैं खड़ा हूँ, मेरी सारी बिल्डिंग मेरे ऊपर खड़ी है। उसका वो छोटा पत्थर जो पीछे उसको सपोर्ट दे रहा है ना, उसको निकालो ज़रा, हम देखते हैं बड़ा पत्थर क्या करता है। ये जो छोटी-छोटी है ना, हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी है हमारी बॉडी की, बहुत छोटी है। तो अगर इसके छोटे होने की वजह से इसकी कदर हम ढूँढे कि अच्छा फीमर है असली हड्डी, तो तुम क्या हो छोटी सी, इसको निकालो इस हड्डी को, ये क्या काम करेगी? अगले दिन इंसान बहरा होगा। ये छोटा और बड़ा होना ये मॉडर्न हमारे इसने डाला है हमारे दिमाग में कि वो बाहर से कमा रहा है एंड ऑल, ये छोटा है वो बड़ा है। छोटे बड़े से किसी की वैल्यू नहीं पता चलती। वैल्यू पता चलती है कि वो उस पूरे मशीन में अपना रोल क्या अदा कर रहा है। उसमें से उस छोटी सी पिन को भी निकालो, मशीन ही खत्म, वो मशीन ही खत्म। गाड़ी है, इसमें ब्रेक है, इसमें क्लच प्लेट है, इसमें फ्लाई व्हील है, इसमें गियर्स हैं, इसमें एक्सेलरेटर है, राइट, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। जब हम मैकेनिज्म देखते हैं हम बोलते हैं गियर्स का, इंजन का, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ब्रेक का तो सिंपल है मैकेनिज्म,
फ्रिक्शन क्रिएट की तो हो गया। ठीक है, ब्रेक नहीं है ना इम्पोर्टेंट, करो दुआ कि हाँ मेरी गाड़ी की ब्रेक आज फेल हो जाए। नहीं करोगे ना, मैकेनिज्म उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ब्रेक का जितना इंजन का है, लेकिन तब भी कोई नहीं बोलेगा कि ब्रेक इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रेक का अपना काम है, इंजन का अपना काम है। पीपल शुड learn to appreciate each other's contribution to their marriages and relationships. आई रिमेम्बर आप कहा करते थे लॉकेट कंच आसान बाज के नहीं डॉक, हाँ, लकट कहीं आसान बाजी कहीं नहीं डाक। है ना? अम, ये लेकिन बड़े पत्थर को समझना होता है और छोटे पत्थर को भी समझना होता है कि छोटा है इसलिए। देखो, बच्चों ने कहानियों से कुछ नहीं सीखा। इनको बोला गया सिर्फ एग्जाम पास करो। हमको बचपन में एक कहानी पढ़ाई गई थी, शेर और चूहे की कहानी। शेर ने चूहे को पकड़ा, चूहे ने शेर को बोला मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ू मैं तुमको? कहता मैं भी एक दिन आपके काम आऊंगा। शेर हंस पड़ा, बोला, अच्छा, मैं शेर, मैं जंगल का बादशाह, ये चूहा, ये मुझे क्या बचाएगा? खैर, शेर को हंसी आ गई तो उसने इसको हंसी में छोड़ दिया। एक दिन एक हंटर ने ना जाल बिछाया था, शेर उसमें फंस गया। चूहा पास से गुजरा, उसने देखा शेर फंसा हुआ है। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से उसको नेट को काटने लगा, उस जाल को, और शेर बच गया। ये छोटी छोटी चीजें होती है, इंसान को लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उसकी अना होती है, एरोगेंस होती है, जिसमें उसको लगता है कि ये। अब इसमें भी मसला है, एवरीवन वांट्स टू बी द बर्ड काइन, एवरीवन वांट्स टू बी द शेर, नो वन वांट्स टू बी द चूहा, नो वन वांट्स टू बी द लकट काइन, दैट्स आल्सो अनदर इशू। everyone wants to be independent, no one wants to be interdependent. हाँ, ये बात भी है। Okay, so next question is love or respect में what is the bigger thing that should be present in a marriage? कि अगर लव नहीं है तो चलेगा, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो चलेगा, क्या? नहीं, it would always be a handicapped marriage if one of the two is lacking. You wouldn't call it. It's like you're asking me, what would I rather give up in my body, one leg or one heart? It is understood कि अगर heart नहीं होगा तो पूरी body ही नहीं होगी, I'll die. But would I want to give up on my leg? I wouldn't. So it is the best case scenario would have been if everything was there. But yes, sometimes things are not there. Love as we understand it, modern generation जैसे इसको समझती है बॉलीवुड से etc., that is not needed at all for a successful marriage at all. So that should answer your question. And respect, again, the way it is understood by moderns, that also is not required. Modern humans का conception of respect क्या है? वो किस चीज़ को कह रहे होते हैं respect? कि दूसरा मोस्ट मर्दों का है, जब वो दिल में क्या कह रहे होते, जब वो कह रहे होते आई शुड बी रेस्पेक्टेड बाय माय वाइफ, दे आर प्रोबेबली थिंकिंग कि मुझे जिले इलाही समझो। तुम्हारी हरकतें जिले इलाही जैसी नहीं है, तुमको कोई जिले इलाही नहीं समझेगा। ये इंसान को समझना चाहिए कि जब उसकी हरकतें खुद होंगी ना वैसी, तो रेस्पेक्ट बाहर से खुद आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही मोस्ट मॉडर्न कपल्स का क्या होता है, रेस्पेक्ट का मतलब प्राइवेट स्पेस, फैसलों की इज्जत। ये प्राइवेट स्पेस का जो मामला है, ये बहुत नया है, ये नहीं होता था। द प्रॉफिट लिव्ड ए वेरी पब्लिक लाइफ, वेरी वेरी पब्लिक लाइफ। मस्जिद नबवी की दीवार के साथ उनका घर था, उनका ही नहीं, उनकी वाइफ्स भी उसी में रहती थी। दरवाजे भी नहीं थे उनके घर, और मस्जिद नबवी के सहन में दरवाजा नहीं था, पर्दा होता था बिछा हुआ, पर्दा, सिंपल। ये था प्राइवेसी उनका। तो ये जो ये माई स्पेस, असलियत में क्या है? असलियत में वही है, लोग लेथार्जिक बन गए हैं। दे आर फिल्ड विद स्लॉथ। वन ऑफ द कार्डिनल सिंस दैट ह्यूमंस कैन हैव इज स्लॉथ। दे हैव बिकम दैट। वो जिम्मेवारियों से भागना चाहते हैं, उनको एक अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए। वो जिम्मेवारी से भागे, ये कहकर इंडिपेंडेंट स्पेस। वो यहाँ पे पेंटिंग करनी है या बच्चे का ये वाला काम करना है,
इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए, मुझे पेंटिंग के लिए टाइम चाहिए, करेंगे वो पेंटिंग भी नहीं फिर बाद में, लेकिन उसके नाम पे अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं ताकि ये कट जाए एक और दिन इंडिपेंडेंट स्पेस करके। हम्म। तो according to you, what ruins a marriage? Lack of love, lack of respect, lack of compatibility. What among them? ये तो दीज आर डेस्टिन्ड टू डूम मैरिजेस ना, मैं क्या कह रहे थे, तो टाइम बम है ऑलरेडी, इसमें फ्यूज की कमी थी। वो आपने कबूल है जिस दिन बोला वो फ्यूज एक डाल दिया, फिर दूसरा कबूल है बोला तो दूसरा फ्यूज, अब ये टिकिंग बॉम्ब है। मैरिज क्या है? मॉडर्न मैरिज इज ए टिकिंग बॉम्ब। यू जस्ट वेट एंड यू जस्ट होप एंड प्रे कि ये फटे ना। हर एक फटने के लिए तैयार ही होता है। Everyone who enters the marriage nowadays is preparing for ये फटेगा कब, किस दिन लड़ाई होगी, किस दिन सारे मामले खराब हो जाएंगे। So what ruins a marriage? It's already a ruined marriage you are getting into. A real marriage in the real sense of the term is कि अब हम दोनों जन्म जन्म के लिए एक हो गए बस। अब तुम ही हो दुनिया और आखिरत में मेरी बीवी, अब तुम ही हो पहले और दूसरे और तीसरे जन्म में मेरे शौहर। 7 vows हमने ले लिए अब। इन द आईज ऑफ गॉड एंड मैन वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। यही है पूरी दुनिया में मैरिज का कस्टम कि शादी क्या है कि अब मैंने बोल दिया कि मुझे इस बदबख्त के साथ ही लाइफ काटनी है, ये जैसा है यही है, अब मैं खुद को बदलूंगी या बदलूंगा, मैं इसके साथ ही अब ये इमारत को खड़ा करूंगी। लेकिन हमारे लिए इट इज लाइक ए डाइपर that can be changed at will. The moment we pee in it, we can change it. So it is already a failed marriage you are getting into. Marriage has to be for the sake of God. Till it is not for the sake of God, it will always have, you would always find reasons to leave it. When you know it is for the sake of God, even Hazrat Asya is able to live with Pharaoh. तो हम ये कह सकते हैं कि people are not ready to compromise or give their self up because Exactly. it's not for the sake of God. Yes, because it is not for the sake of God. जब आप अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ करते हो, यू आर विलिंग टू, जैसे आप मॉडर्न फिलैंथ्रोपी है, क्योंकि अल्लाह ताला के नहीं है तो इट इज़ डिस्पोजेबल एज वेल। जब ये खुदा के लिए है तो इंसान रुकेगा क्यों, कैसे रुकेगा, रुक ही नहीं सकता जब तक मामला पूरा ना हो। तो वैसे ही मैरिजेस में भी है, व्हेन यू फॉरगिव, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, और कितनी अच्छी बात है इसके बाद, डू यू नॉट वांट गॉड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? अल्लाह ताला से तुम गुजारिशें करते हो कि फॉरगिव मी, बट अपने शौहर या बीवी को तुम फॉरगिव नहीं कर पाते हो। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि अल्लाह ताला तुम्हें फॉरगिव करे? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट? फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग ये रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी दो बर्तन होंगे ना, वो टकरा कर आवाज़ करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 60 साल बिताने हैं। 60 साल, ज़रा सोचो किसी कपल को जो 60 साल से साथ है, थिंक अबाउट हाउ मेनी टाइम्स दे वुड हैव फॉरगिवन ईच अदर, how many times they would have been angry with each other. To reach the age of 60 years in marriage, 60 years of marriage, you must realize lot of forgiveness has to take place. If you are not able to do that, there are certain मामलात which are very big, जिसपे इंसान 2 मिनट के लिए कह सकता है कि forgiveness नहीं हो सकती, एंड दोज मामलात आर अंडरस्टूड। कुछ होते हैं फिर बड़े दिल वाले जो उनमें भी मामलात कर लेते हैं, जैसे इनफिडेलिटी, कोई फॉरगिव कर ले। दीज आर वेरी बिग मैटर्स। हमारे मसले असली में क्या होते, छोटे छोटे, टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ दिया, नमक ज्यादा, ये चीजें तो कहीं डिस्कशन में ही नहीं आएंगी कि इसमें फॉरगिव करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इशू भी नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ के हिस्से हैं। आपने शादी की है, ये आपको सिखाएगा टू लिव विद इनकम्पैटिबिलिटी। Okay. Last ये question. फिर से वही इशू है ना, उसको बच्चे को बचपन में हर एक चीज उसके हिसाब से मिल रही थी, हाँ, अब शादी के बाद भी वही चाहिए उसको। बिल्कुल। Last question and then we will wind up. तो एक बार मैंने आपको सुना था क्लब हाउस पे, किसी ने आपसे पूछा था कि इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो द पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट हिज मैरिज और समथिंग एल्स। तो
उन्होंने आपसे यही कहा, दीज आर द वर्ड्स, इट इज़ नॉट वर्किंग। हम्म, तो आपने उनको जवाब दिया, ये क्या होता है इट इज़ नॉट वर्किंग? मेक इट वर्क। हम्म। तो हाउ डज़ वन मेक इट वर्क प्रैक्टिकली? बिफोर बाकी ऑडियंसेस के लिए रिपीट कर लेते हैं। ये सारी जो ये कंस्ट्रक्ट्स है ना, ये जैसे इट्स नॉट वर्किंग, ये सारी वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट्स है। उनके लिए मैरिज इज ए, ये एक प्रॉमिस्कस अरेंजमेंट है। मैरिज इज एनी अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। कि अब इसको थोड़ा मैरिज नाम दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी अदर थिंग एंड मैरिज इन द वेस्टर्न पैराडाइम? आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस। उसमें तुम लोगों को बुला के सेलिब्रेट करते हो, बाकी में नहीं करते हो। मैरिज टूटना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अलग होने में फ़र्क क्या है? साथ आप गर्लफ्रेंड के साथ भी रहते हो, बॉयफ्रेंड के साथ भी रहते हो, यहाँ वाइफ के साथ और हस्बैंड के साथ रहते हो। वहाँ पे भी उसको तुम्हारे घर वाले जानते हैं, यहाँ पे भी जानते हैं। सो देयर इजंट मच डिफरेंस। तो इस वजह से द वे अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड कैन बी डिस्कार्डेड व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग, वैसे ही वाइफ और हस्बैंड कैन बी डिस्कार्डेड व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग। हमारे यहाँ व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग का स्टेज आता है, उसका मतलब पता है क्या होता है? वी नीड टू पुट इन मोर एफर्ट टू मेक इट वर्क बिकॉज़ इट्स नॉट वर्किंग। जो हम कर रहे थे दैट इज़ नॉट वर्किंग। हम ये हमें पता चलता है। हमारे लिए ये नहीं होता कि वी डिस्कार्ड। देखो हमारा टेम्परामेंट कैसा है। हमारा टेम्परामेंट फ्रिज के साथ कैसा होता है व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग? फ्रिज। ठीक कराते हैं हम उसको, हाँ, फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग। उसको भी ठीक कराते हैं। हमारा हर चीज़ के साथ जब बॉडी इज़ नॉट वर्किंग सम डेज़ मार दे। नहीं, ये फैमिली है, ये रिश्ता है। डैड इज़ नॉट वर्किंग समडे। सुबह उनसे पूछा कि मुझे ये करना है, कल उन्होंने हाँ बोला था, आज ना बोल रहे हैं। डैड इज़ नॉट वर्किंग टुडे, डैड को पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या करें अब? थ्रो हिम अवे? नो, इट हैज़ टू बी मेड वर्किंग एंड दैट वुड रिक्वायर एफर्ट। पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव एफर्ट्स। वो पढ़ाई में एफर्ट्स नहीं देना चाहते, वो किसी भी चीज़ में एफर्ट है, वो आसाइश की ज़िंदगी उनको पसंद आने लगी है। वो हर एक चीज़ को बड़े आराम से गिव अप करना चाहते हैं। ये मॉडर्न इंसान वही है जो फ्रिज भी जब खराब होगा वो गिव अप ही करेगा उस पे। वो टीवी पे भी गिव अप करेगा। ही वुड बी नॉडिंग आई वुड गिव अप, बट दैट इज नॉट व्हाट ए ह्यूमन इज लाइक। ए ह्यूमन डज नॉट गिव अप। और रिलेशंस, अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम के रिश्ते हैं। ये रहम के रिश्ते नहीं टूटे तोड़े जा सकते, और अल्लाह ताला उससे रिश्ते तोड़ेंगे जो रिश्ते तोड़ता है। तो रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए टिल द लास्ट मोमेंट, whatever it takes, कि no, I am going to salvage whatever is going to come out of it. That is the kind of character we want to build. Sometimes it would not work, I understand, कि आपने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद नहीं हो पाया। अगर ऐसा होता तब डिवोर्स हराम होता। अगर डिवोर्स करना ही नहीं है किसी हाल में, तब हराम होता। इसकी गुंजाइश रखी गई है दीन में। वो खुद से समझाता है कि नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जिस वक्त डिवोर्स ही बेहतर है। लेकिन इस पे जो तंबी है, इस पे जो कहा गया अर्श हिल जाता है, इस पे जो कहा गया आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर अलाउड दिस इज द मोस्ट डिसलाइक्ड, ये जो कल्चरल इथॉस इसके अराउंड बना है, इट इज समथिंग बिग एंड ह्यूज दैट शुड टेल यू कि इट इज समथिंग विच शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। एंड आई वुड से लास्ट के बाद भी उसको करो ही मत। ट्राई टू अर्न फॉर योर सेल्स एंड योर स्पाउस हेवन बाय वर्किंग ऑन ईच अदर। गिव अप करने वाले लोग हो तुम तो बड़ा कहते रहते हो क्रिकेट मैच में लोगों को, डोंट गिव अप, कीप ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट मिनट। यूपीएससी की तैयारी तो गिव अप, कीप ऑन फाइटिंग, लेकिन मैरिज के टाइम क्यों आपने सजेशन देना है? नो। हर एक देखो, मटेरियल एंड्स जहां पे भी अचीव करने हैं ना ये दुनिया वाले में, मॉडर्न इंसान को मटेरियल एंड्स, वहां पे तुम उसको यही लेसन दोगे, डोंट गिव अप, कीप ऑन फाइटिंग टिल यू रीच योर गोल। लेकिन जहाँ पे स्पिरिचुअल रीजंस होंगे वहां नहीं बोलोगे तुम कीप ऑन फाइटिंग। तो ये असली में दिखाता है गड़बड़ कहीं और है, गड़बड़ दिल में है। अदरवाइज तुमको पता है, डोंट गिव अप, मेहनत करो, उठो उठो, कमर कसो, शहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, बड़े चलो, उठा दिया जो अब कदम, तो खत्म है बस ये सफर। ये तो बड़े आराम से बोलते हो, और बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अब हम मेहनत करेंगे। किन के लिए? मटेरियल एंड्स के लिए। मुझे बड़ा अफसर बनना है, लेकिन मुझे अच्छा शौहर बनना है, उसके लिए मेहनत, उसके लिए नहीं बोलेगा उसको कोई
कि बड़े चलो कड़ी है राह दोस्तों, बड़े चलो, उस पे नहीं बोलेगा, तो लड़कियों से कोई बोलेगा। तो यू आर मेकिंग छुई मूवीज, यू विल गेट छुई मूवीज, एंड दीज छुई मूवीज in the very first day danger arrives, they would leave. So it was a marriage always destined to do. हम्म। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक। Recently, I came across a reel on Instagram where this guy was in a very misogynistic way saying, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। Mm-hmm. लाइक पैसा है तो शादी मिलेगी, नहीं तो बैठो बेरोजगार भी बैठो, लड़की पूछेगी भी नहीं। एंड देन आई चेक द कमेंट सेक्शन और एवरी मैन वाज लाइक, ये यही तो हमारी बात है, यही तो सही है, ये तो हमारा मसीहा है, इसने हमारी बात बोली। तो अकॉर्डिंग टू यू, क्या एक माँ बाप को अपनी बेटी किसी भी ऐसे ऐरे गैरे को देनी चाहिए जो खुद को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है मॉनेटरीली? वो कैसे उसकी घर बेटी वाले दूर की बात है, मैं तो लड़कियों से ही कहता हूँ अगर वो पैसे वाला है, करना ही नहीं शादी उससे, करना ही नहीं। ये बेगैरत लड़के अपनी नाकामयाबियों को छुपाते हैं इसके नीचे कि मेरा कैरेक्टर देखो ना। तुम्हारा कैरेक्टर भी देखने लायक नहीं होगा जब देखेंगे। कैरेक्टर कैसे दिखता है, मतलब ये क्या कोई होता है बैज लगा हुआ माथे पे? कैरेक्टर पता चलता है जब ये बच्चा एग्जाम क्लियर करता है। एग्जाम इसने क्लियर किया, इसका मतलब क्या हुआ? जरा, एक बच्चा है, इसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब है कि इसने पिछले 12+3 एटलीस्ट 15 साल अच्छे से पढ़ाई की है। ये कौन कर सकता है 15 साल अच्छे से पढ़ाई? देखो, 1 घंटे आप कर सकते हो, 2 दिन भी कर सकते हो, 15 साल अच्छी पढ़ाई करने वाला लड़का कौन होगा? डेडिकेटेड होगा? यही होता है कैरेक्टर। ये बच्चा है कोई, ये केएस क्लियर किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेहनती है। ये जेई बना, इसका मतलब इसने 4 साल जो बीटेक किया था ये मजाक में नहीं कर रहा था। जब इसको घर वाले सोचते थे कि ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में ही था। यही होता है कैरेक्टर, कि हमने इन्वेस्ट किया इसके एजुकेशन में, एजुकेशन ही मिला वापस। दैट मीन्स कैरेक्टर है। अच्छा साइन है कैरेक्टर का। अब मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं कहता, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे आपको क्या लगता है मजाक में बनती है बड़ी कंपनी, मजाक में बनता है बड़ा बिजनेसमैन? मैंने बिजनेसमैन को बड़े नज़दीक से देखा, हमारे बहुत रिश्तेदार बिजनेस में है। मैं बड़े नज़दीक से देखता हूँ कितनी मेहनत का काम है ये। बड़ा डॉक्टर होता है कोई, रात को बिस्तर में से निकालते हैं उसको कि पेशेंट है, सर्जरी है, इंपॉर्टेंट है, वो है, ये है, ट्रॉमा है, ब्लीडिंग है। आपको लगता है इसमें कैरेक्टर नहीं चाहिए? ये बे कैरेक्टर लोग ही हैं जो इस पीछे छुपेंगे। आई आई टेल वोमेन, लुक फॉर मैन हु आर एट द टॉप ऑफ द चेन। ये जितने भी ये बेगैरत है, नाकामयाब लोग हैं, इनको, क्योंकि आप ही ने डोर्स ओपन करके रखे ना इनको, व्हेन दे गेट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब इनको ग्रेटिफिकेशन ऑलरेडी इसने क्या किया, इसने एक ड्यूक की बाइक खरीदी ईएमआई पे, उस पे ये बुलवार्ड पे घूमा, बाल इसने लंबे कर दी, जिसमें मेहनत ही नहीं है ऊपर से नीचे, और तुम इम्प्रेस हो गई और तुम अगले दिन इसके साथ हो, तो ऑफ कोर्स ये कोई और मेहनत का काम ही नहीं करेगा। और फिर तुम बोलोगे कि ये कौम कहाँ गई? ये कौम वही रंग लेगी जो इसके लोग लेंगे, और इसके लोग वही रंग लेंगे जिसको वैल्यू इसकी औरतें करेंगी। जिस दिन औरतों ने वैल्यू देना छोड़ दिया ना लंबे बालों को, अगले दिन से कोई लंबे बाल नहीं रखेगा। वैल्यू जब लड़कियां सही चीज को देने लगेंगी, when their parents give their daughters in marriage to those men who are capable, who are good, who are charactered, ये माशरा खुद से कैरेक्टर वाला बन जाएगा। तो यस, वुमेन शुड डिटरमिन द वैल्यू, एंड वन ऑफ द वैल्यूज इज डेफिनेटली उस लड़के की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। अगर वो लड़का फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं है, वो तुम्हारा क्या करेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ यू हैव मीन्स गेट मैरिड। ही डिड नॉट से इवन इफ यू डू नॉट हैव मीन्स गेट मैरिड। एग्जैक्टली, दिस इज द आर्ग्यूमेंट कि लोग बोलते कि निकाह करो तब भी। व्हाई डू यू हैव टू स्टॉप? निकाह के बाद रिजिक खुद आएगा, रिजिक के मालिक खुदा है। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट जो कुछ पिछले दिनों एक मौलवी साहब थे, उन्होंने भी दिया था कि निकाह इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नौकरियां नहीं है, लोग निकाह का वेट कर रहे हैं,
अब कहा पहले नौकरी का भी पहले तो ऐसे होता नहीं था, पहले तो निकाह होते थे फिर नौकरियाँ मिलती थी लोगों को। इसमें Should दोनों के बीच में एक ये दोनों एक्सट्रीम व्यूज है। इनके बीच में देखो, जो मौलवी साहब ये कह रहे हैं ना, वो प्रोबेबली सही ही बोल रहे हैं। आई थिंक यू नीड टू पुट बोथ द थिंग्स दैट आई सेड एंड दे आर सेइंग इन पर्सपेक्टिव। वो किसी और एक्सट्रीम पे खड़े हैं और वो इस एक्सट्रीम को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूसरे एक्सट्रीम पे खड़ा था और मैं कह रहा था इनको बीच में लाने की कोशिश कर रहा था। I am talking to a different audience, they are talking to a different audience. They are talking to the audience who don't want to get married at all. I am Okay. talking to an audience who is saying that nothing matters, get married. And the truth is somewhere in the middle. Ki these matter. लेकिन are we going to keep ourselves unmarried till 45, 50? No. No, exactly the point. कि जब देखो, और एक चीज, ये नौकरी वाला जो मसला है ना, ये एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन ये भी याद रखो, जरा जरा दिमाग में सोचो, क्या ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया था जहां हम हमारी डॉटर का रिश्ता कर सकते थे? लड़का जॉबलेस था, ठीक है, लेकिन वो उस घर में नहीं रह सकती थी, या उस घर में वो रह सकती थी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, प्रोबेबली आई एम नॉट वेरी क्लियर। व्हाट एम आई सेइंग इज, थिंक ऑफ ए मैरिज। दिस इज अ फैमिली ऑफ 4, माँ बाप है, 2 भाई हैं या भाई बहन है, लड़का अभी जॉबलेस है, लेकिन प्रॉपर्टी 6 करोड़ की है। डेफिनेटली शादी हो सकती है। एग्जैक्टली जिस घर में ये फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या डॉक्टर है, शादी हो सकती है। जिस घर में एक बंदा पल रहा है, दूसरा भी पल सकता है, एक और पल सकता है। लेकिन इसके आड़ में निठल्ले अब आए शादी करने, नो नो, नेवर। बट अब ये 50 पहुंचे और हम वेट करें, नहीं पहले कुछ और हो जाए, वो भी नो, नेवर। तो द स्वीट स्पॉट, लड़कियों को चाहिए कि वो मेहनत करे। वंस दे गेट टू देयर 24 25, दे शुड रियली अंडरस्टैंड कि नो, आई हैव टू बिल्ड माय करियर नाउ, आई हैव टू बिकम एन अर्निंग हैंड। दे शुड उसको मेहनत पे लगाओ। अब वुमेन शुड वैल्यू सच पीपल जो मेहनत करने को तैयार हैं, तभी ये मुआशरा भी बेहतर बनेगा। और जब उसने मेहनत की, उसने रोजगार हासिल किया, यहाँ से उसकी शादी हो गई, इट्स परफेक्ट। मसला ये है कि ना आप उसको कह रहे हो मेहनत करने को, और यहाँ से दूसरों को कह रहे हो शादी ऐसे ही कराओ। यू आर गोइंग टू एंटर इनटू कैटेस्ट्रॉफी। बेहतर है सच बोलो। सच ये है कि नहीं, उठो मेहनत करो। तुम बेगैरत से कोई शादी नहीं करना चाहिए। अगर तुम बेगैरत हो तो कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहिए। हकीकत यही है, असली हकीकत यही बोलनी चाहिए सबको कि मेहनत करो, खुद को फाइनेंशियली साउंड बनाओ, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओ। अब हाँ, सब अनिल अंबानी नहीं बनेंगे, मुकेश अंबानी नहीं बनेंगे, नॉर्मल जो है हमारे यहाँ का एवरेज, कि कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए। द बिगर द बेटर, द मोर कंसिस्टेंट द बेटर, द मोर स्टेबल द बेटर, लेकिन कुछ होना चाहिए। तो खुद पहले मैरिज के लायक खुद को दिखाओ कि मैं हूँ। थ्रू आउट वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस बने हैं दिखाने के लिए कि मैं मैरिज के लिए एलिजिबल हूँ। तुम्हारा मैरिज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है क्या है? मैं एग्जिस्ट करता हूँ। बस ये है तुम्हारा मैरिज का क्राइटेरिया, मैं आई एग्जिस्ट। और आपको क्या चाहिए? वुमेन एंड अलाइव। एग्जैक्टली ये भी कमेंट्स में था। एग्जैक्टली। तो people are that, no, that is not a Muslim. We are people of character. We make ourselves, we don't desire and then deserve. We are people who deserve first and then desire. ये भी फिर से वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारे लिए रिश्ते आए, फिर इस लायक बनाओ। ये मत बोलो क्राइटेरिया ज्यादा ऊपर है, नहीं, उस क्राइटेरिया के ऊपर खुद जाओ। सो टू ऑल द लेडीज आउट देयर लिसनिंग, आई वुड से डू नॉट ब्रिंग डाउन द क्राइटेरिया। इन क्राइटेरिया को और ऊपर उठाते रहो। फोर्स दीज मेन टू एक्ट, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। द वर्ड फॉर मेन इन सूरह निसा, प्रोबेबली इन आयत नंबर 33, इज कौम। कौम का वर्ड यूज किया गया है मर्दों के लिए। तो कौम क्या होती है? लेकिन कौम होता है नेशन। नेशन मर्द, मर्द के लिए भी वर्ड कौम ही है, नेशन के लिए भी वर्ड कौम ही है। मर्द जो रंग लेंगे, नेशन वो रंग लेगा। इनको निठला बनाओगे, नला बनाओगे,
पूरी कौम वैसी ही बनेगी. So the women have huge role to play in this. कि वो कौन सा रंग है, जिस चीज को वैल्यू देंगे, men are going to pursue that. So start giving good things value to women out there. I hope every parent, everyone who is getting married soon listens to this. This can be life-changing, this podcast. Hopefully it is. Oh, by the way, I'm also going to get married soon. I have been nikahfied. So inshallah, turns इंशाल्लाह out good for me. इंशाल्लाह अल्लाह करे सबकी मैरिजेस जो हो वो खुशियों से भरी हुई हो. I wouldn't put it like that. जिंदगी में गम भी एक हिस्सा है, सुकून भरी हो बेहतर है. इंसान स्टेबल हो whenever they face trials, because I don't think ये दुनिया है, दुनिया word in Arabic is used with negative connotations. दुनिया word is never used as positive. दुनिया के connotations ही negative है. I would have wanted to say Allama Ghalib. Ghalib was a great person. Ghalib understood life well. Ghalib would say, कैद हयात बंदे का मसल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों. So I do not want our youngs to get this conception of life that it is a bed of roses. No, it is not a bed of roses. It is going to pose difficulties as well. But you are stronger than you think. This modern culture has made you believe कि तुम छुई मुई हो, तुम नहीं हो, तुम बहुत मजबूत हो. जो तुमसे कहते हैं ये क्राइटेरिया को नीचे करो कि रोजगार ही सब कुछ नहीं है, वो तुम्हें कमजोर बनाना चाह रहे हैं. और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम रोजगार के काबिल हो, लायक हो, उसको हासिल करो और वो गोल्ड मेडल लेकर आओ कि एवरीवन इज लाइक नो मैरी माय डॉटर, or a girl is like, no, marry me. That this is the guy who everyone wants to have in his or her home. So become that. Great characters bano. Thank you so much for your time for this podcast. I hope next podcast भी हम करें record. हाँ, इंशाल्लाह करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum.